Hello everybody, welcome to my channel How to Solve Physics. My name is Praveen Gupta. आज 12th की NCERT फर्स्ट का चैप्टर थर्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। वेरी फर्स्ट लेक्चर हमने लिया था इलेक्ट्रिक करंट पर, तो जिन्होंने भी नहीं रेफर किया है उससे रेफर कर सकते हैं। इस इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस में हम करेंगे क्या, इसमें हम ये पोर्शन देखेंगे। वेरी फर्स्ट पोर्शन में हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जाना था। आज हम देखेंगे ओम्स लॉ क्या होता है, ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होती है, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ और डिफरेंट मटेरियल्स की रेजिस्टिविटी, साथ ही साथ टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस। तो ये एस्पेक्ट आज हम डील करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम्स लॉ से बात स्टार्ट करते हैं कि ओम्स लॉ क्या होता है। मान लीजिए कंडक्टर है, कंडक्टर में करंट फ्लो करवाने के लिए वोल्टेज डिफरेंस होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसके क्रॉस में एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया, तो ये इसका टर्मिनल हो गया हायर वोल्टेज पर, ये लो वोल्टेज पर। तो हायर से लो की तरफ करंट का फ्लो होगा ऐसे, राइट। तो ओम साहब ने एक्सपेरिमेंटली एक बात देखी कि इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू ए कंडक्टर, इसमें जो भी करंट पास हो रही है, दैट इज फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। इसके क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई किया, दूसरे शब्दों में जितना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे हैं करंट की वैल्यू भी बढ़ती हुई जा रही है, प्रोवाइडेड कि फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट रहे। फिजिकल कंडीशन मतलब से टेम्परेचर, प्रेशर और इसकी ज्योमेट्री, लेंथ वही रहनी चाहिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वही रहना चाहिए। तो उस केस में करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, वोल्टेज के, आई प्रोपोर्शनल टू वी के। इसे हम लिख सकते हैं V प्रोपोर्शनल टू I, कोई इश्यू नहीं है, या V इक्वल टू आई आर। आर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो गया आपका। इस रिलेशन को हम कहते हैं मैक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ। मैक्रो नॉट माइक्रो, माइक्रो अलग था, हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में। आर है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर कहलाता है। ये कांस्टेंट रहता है जबकि फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट रहे। फिजिकल कंडीशन के बारे में बताया, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, ज्योमेट्री ऑफ द कंडक्टर कांस्टेंट रहे। फाइन। अब ये मैक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ आया कहां से, कैसे इजाद हुआ है। J इक्वल टू सिग्मा ई, वेरी फर्स्ट लेक्चर में हमने ये देखा था, डराइव किया था। इसे कहते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इसमें ओम्स लॉ छुपा हुआ है, इसी से ओम्स लॉ आने वाला है। J क्या था, करंट डेंसिटी, I डिवाइडेड बाई नॉर्मल क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी, वो होता है 1 ओवर रो। रो क्या है, रेजिस्टिविटी। E को हम लिख सकते हैं वोल्टेज डिफरेंस डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ द कंडक्टर। फाइन। अब यहाँ V के अलावा दोनों रो और L को क्रॉस मल्टीप्लाइंग कर लें तो हम ऐसा लिख सकते हैं, I के अलावा ये जो चीज़ें नज़र आ रही हैं ये इस कंडक्टर की प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको हम R कह देते हैं। तो हमारा ओम्स लॉ बन जाता है V इक्वल टू आई आर। और ये जो रिलेशन आ गया है, दिस इज ओनली नॉन एज मैक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ। यहाँ R की वैल्यू क्या है, R किसके स्थान पे रखा है हमने, रो L बाई ए। इसी को कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, जो कि डिपेंड करता है रो पर डिपेंड कर रहा है यानी मटेरियल पर, एल और ए पर यानी ज्योमेट्री यानी डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर पर डिपेंड करता है। फाइन। अब देख लेते हैं कि ज्योमेट्री पर कैसे डिपेंड करता है, फिर मटेरियल रो की बात कर लेंगे, है ना। एक एक बात करते हैं। डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ मेटेलिक कंडक्टर ऑन ज्योमेट्री। ज्योमेट्री आई मीन टू से एरिया, लेंथ वगैरह। V यहाँ पर क्या है, इसका वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाय द लेंथ। फाइन। अब रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर क्या था हमारे पास, रो L बाई ए। फाइन। एक एक केस लेते हैं। सपोज किसी क्वेश्चन के अंदर लेंथ की इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अगर मैं L से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करूँ, एरिया की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसको हम एलिमिनेट कर रहे हैं, वॉल्यूम में चेंज करने जा रहे हैं, इसलिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मैं मल्टीप्लाई किया है। तो ये हो गया L स्क्वायर, नीचे हो गया ये वॉल्यूम, यहाँ वोल्टेज नहीं है, V क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर कांस्टेंट रहता है, रो कांस्टेंट है, इसकी प्रॉपर्टी है, तो R प्रोपोर्शनल हो गया L स्क्वायर के, ठीक है। अब इसका यूज देख लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक कंडक्टर आपके पास है, एक एंड को फिक्स कर दें और आप इसकी लेंथ को खींचें पकड़कर, है ना, और इसकी लेंथ को डबल कर दें एक एंड को फिक्स रखते हुए, तो नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R2 बाई R1। इस रिलेशन से L2 बाई L1 का होल स्क्वायर हो गया, लेंथ को आपने डबल कर दिया है,
तो ये 4 हो गया। इसका मतलब नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर है वाली बात। दूसरा इफेक्ट देखते हैं, इफेक्ट ऑफ एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर होता है रो एल बाई ए, ये देखा हमने। अब सपोज हम बात यहाँ ये कर रहे हैं कि किसी क्वेश्चन में, प्रॉब्लम में एरिया की इंफॉर्मेशन है, लेंथ का नहीं है, तो लेंथ को हम यहाँ एलिमिनेट करेंगे। कैसे करेंगे, एरिया से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया तो A इंटू एल बन जाएगा वॉल्यूम। किसी सॉलिड का वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, अगर आप उसकी लेंथ को चेंज करें, एरिया को चेंज करें तो, है ना। तो ये बन गया रो, ऊपर बन गया वॉल्यूम डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। V और रो कांस्टेंट है तो R इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ए स्क्वायर के। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं इस पर। ऑन स्ट्रेचिंग इफ एरिया ऑफ ए मेटेलिक कंडक्टर बिकम्स हाफ, जब आप किसी कंडक्टर को खींचेंगे पकड़कर एक एंड फिक्स रखते हुए तो एरिया कम होगा, लेंथ बढ़ेगा। तो सपोज हाफ हो गया, ठीक है। तो नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा प्रीवियस के कंपेयर में, इनवर्सली है तो R2/R1 होगा A1/A2 का होल स्क्वायर। इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अगर पहले A मान लें, बाद में हाफ हो गया तो 2 पर जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 बनेगा। तो हमारा नया रेजिस्टेंस हो गया 4 टाइम्स। बात समझ में आई कैसे डायमेंशन पर डिपेंड कर रहा है। कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं इस पर। एक क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉपर वायर 1 मीटर लेंथ है, 2 सेंटीमीटर रेडियस है, ये रेडियस 2 सेंटीमीटर, वो 3 ओम है, यानी सारी इंफॉर्मेशन है। मटेरियल को कांस्टेंट रखा है इसमें, तो रो कांस्टेंट हो जाएगा। तो कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर विद द लेंथ 6 मीटर, अगर लेंथ हो 6 मीटर और रेडियस हो 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आर हमारे पास होता है रो एल बाई ए, तो प्रोपोर्शनल हो गया एल बाई ए के। रो कांस्टेंट की दोनों केसेस में कॉपर है, वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है आपकी। एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया पाई आर स्क्वायर, तो प्रोपोर्शनल हो गया एल ओवर आर स्क्वायर, ठीक है। R2/R1, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के है तो R2 के सामने L2 रखिए, L2/L1। लेकिन स्मॉल r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो R2 स्मॉल r2 का स्क्वायर नीचे आएगा, R1 ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब गिवन इन्फॉर्मेशन को पुट करते हैं। सेकंड कंडक्टर का लेंथ कितना है 6 मीटर, फर्स्ट कंडक्टर का लेंथ कितना है 1 मीटर, फर्स्ट कंडक्टर की रेडियस कितना है 2 सेंटीमीटर, सेकंड का कितना है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। जो भी इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं, देखिए मीटर से मीटर कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, दिस इज 6, 2/3 का स्क्वायर 4/9, ये कट कर दें आप 3 से, 3 2 जा, और दिस इज 3। तो आपके पास आ गया R2/R1 कितना आ गया 2 4 जा 8, 8/3। तो R2 अगर फाइंड करना है तो 8/3 R1 हुआ। R1 क्वेश्चन में गिवन है कितना है 3 ओम, रख दीजिए, प्लस कीजिए, 3 से 3 कट कर दीजिए, तो आपका आंसर कितना हो गया है 8 ओम। इट इज क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन कंडक्टिंग ब्लॉक। एक ब्लॉक आपके सामने स्क्रीन पर कंडक्टिंग है, से कॉपर का है या एल्यूमिनियम का है, एक बार में एक ही मानिएगा। इसकी डायमेंशन आपको बता रखा है, ये हाइट कहते हैं थोड़ी देर के लिए, या थिकनेस कह दीजिए 1 सेंटीमीटर, ये विड्थ है आपका 2 सेंटीमीटर और लेंथ है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आर क्या होता है रो एल बाई ए, राइट। मैक्सिमम की बात करें तो देखिए, अब सबसे पहले एल बाई ए के प्रोपोर्शनल है, तो अगर मैक्सिमम की बात करें तो एल मैक्सिमम होना चाहिए। मिनिमम का डिवाइड करोगे तो और मैक्सिमम हो जाएगा, तो मैक्सिमम जब भी निकालेंगे तो एल मैक्सिमम ए मिनिमम कहेंगे, ठीक है। इसी तरीके से मिनिमम की बात करें तो लेंथ तो मिनिमम होना चाहिए क्योंकि न्यूमरेटर में होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा का डिवाइड करेंगे तो और मिनिमम हो जाएगा। तो मैक्सिमम को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, मिनिमम को ऐसे। अब इसका चाहिए रेशियो, डिवाइड कर देते हैं एक का दूसरे में, एल मैक्सिमम और एल मिनिमम, ये ऊपर चला जाएगा आपका जब डिवाइड करेंगे। करके देखिए, कॉपी पेन लेकर बैठिए, है ना, और खुद देखिए डिवाइड करने पर ये आ रहा है नहीं आ रहा है। पॉज कर लीजिए वीडियो को एक बार, फिर आगे चलाइए। अब गिवन इन्फॉर्मेशन रखते हैं अपन। देखिए इसमें पूरी ब्लॉक में मैक्सिमम लेंथ कौन सी है, डायमेंशन कौन सी है 3 सेंटीमीटर, तो एल मैक्सिमम। मिनिमम लेंथ कौन सी है, क्या 1 है, ये रखते चलेंगे ऐसे। ए मैक्सिमम, मैक्सिमम एरिया कब आने वाला है 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जब। मिनिमम एरिया कब आने वाला है जब 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सहमत है। ये 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर कैंसिल कर दिया हमने, तो देखिए 3 3 जा 9, बाकी सेंटीमीटर का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो रेशियो क्या आ गया है 9। आई थिंक इट इज क्लियर।
अब बात स्टार्ट होती है, क्या ओम्स लॉ सभी कंडक्टर्स के लिए फॉलो होता है? नहीं, कुछ लिमिटेशंस भी है। एक तो सारे के सारे कंडक्टर गुड कंडक्टर्स नहीं है। जैसे ही नॉन गुड कंडक्टर्स आता है, गुड कंडक्टर्स के लिए तो स्ट्रेट लाइन होगी, बिल्कुल ये डॉटेड लाइन जो बताइए V प्रोपोर्शनल टू I। लेकिन जैसे ही नॉन गुड कंडक्टर्स आएंगे तो उसमें थोड़ा सा एक वेरिएशन नजर आ रहा है स्ट्रेट लाइन से, तो नॉन गुड कंडक्टर्स के लिए आपका ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता है। नेक्स्ट बात करें टेम्परेचर डिपेंडेंस। तो ये जो लॉ है इसमें हमने ये मान रखा है कि इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो रेजिस्टेंस कंडक्टर का चेंज नहीं होगा, लेकिन टेम्परेचर वेरी कर रहा है सराउंडिंग का, तो उस केस में फिर ये V प्रोपोर्शनल टू I नहीं रहेगा, क्योंकि R चेंज हो रहा है, कांस्टेंट नहीं रहेगा। दूसरी हाई फ्रीक्वेंसी कंडीशन, हाई फ्रीक्वेंसी पर क्या होता है, इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव इफेक्ट भी सिग्निफिकेंट हो जाते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस में हम देखेंगे। वहां फिर ओम्स लॉ नहीं वैलिड होगा, कुछ रिएक्टेंस करके फैक्टर्स और आएंगे, उसे भी हमें डील करना होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स इन गैसेस की बात करें तो वहां भी ओम्स लॉ काम नहीं करता है, लीनियरली वेरी नहीं करता है। मटेरियल्स पर डिपेंड करता है, सारे के सारे मटेरियल्स के लिए क्या एप्लीकेबल होता है ओम्स लॉ? नहीं होता है। सेमीकंडक्टर इंसुलेटर के लिए काम नहीं करता है। नॉन लीनियर डिवाइस होते हैं, काफ़ी सारे सेमीकंडक्टर से बने होते हैं, जैसे कि डायोड हैं, आपके ट्रांजिस्टर है। तो ये डायोड एंड ट्रांजिस्टर जिनको थोड़ा आइडिया है अच्छी बात है, अदरवाइज सेकेंड एनसीईआरटी का लास्ट टॉपिक है, आप वो रेफर कर सकते हैं वीडियोस। तो आप इन वेरिएशंस को ज़रा देखें, क्या वोल्टेज और करंट के बीच में एक लीनियर वेरिएशन है, क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखाई दे रहा है? नहीं। तो ये वेरिएशन, ये ग्राफ ही यहाँ पर बता रहे हैं कि नॉन लीनियर वेरिएशंस हैं, यानी आपके कुछ नॉन लीनियर डिवाइस जैसे कि डायोड और ट्रांजिस्टर से बने हुए डिवाइस हैं, उनमें ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता है। फाइन, ये कुछ लिमिटेशंस थी। अब आपकी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करती है? रेजिस्टिविटी चेंज होगा तो रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। सबसे पहले रेजिस्टिविटी होता क्या है, ये मेजर ऑफ रेजिस्टिंग पावर होती है स्पेसिफिक मटेरियल का टू फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण ही करंट बनती है, डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो उसमें जो रेजिस्टिंग पावर होता है मटेरियल का, हर मटेरियल का अलग अलग होता है, क्योंकि कंडक्टिविटी अलग अलग होती है, कॉपर की जैसे ज़्यादा है, एल्यूमिनियम की कम है, तो रेजिस्टिंग पावर भी अलग अलग है ना। हमने वेरी फर्स्ट लेक्चर में देखा था इलेक्ट्रिक करंट में कि रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला ये आता है रो इक्वल टू एम ओवर एन स्क्वायर बाई टॉ, ये डेराइव किया था बेसिकली, तो जिन्होंने नहीं देखा वो रेफर कर सकते हैं। अब यदि हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलिजन बढ़ जाएगा आयंस के बीच में। तो दो कॉन्सिक्यूटिव कॉलिजन के बीच का जो टाइम इंटरवल है वो कम हो गया, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गई है, तेजी से दौड़ेंगे वो, तो टाइम इंटरवल कम हो गया, टॉ रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है। ये आपका टॉ अगर कम हो गया है तो क्या रो बढ़ जाएगा? क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो टॉ आपका कम हो गया है तो रो बढ़ जाएगा। तो हम कह सकते हैं टेम्परेचर बढ़ाओगे, इंक्रीज करोगे टेम्परेचर, तो रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होगी। क्यों? ये टाइम होता है रिलैक्सेशन टाइम, ये कम हो जाता है तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। तो मोटा मोटा हमने देखा कि मटेरियल्स में जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है, हमारी बढ़ जाती है। बेसिकली इस चैप्टर में हम कॉन्सेंट्रेट हैं कंडक्टर्स हमारे दिमाग में है, राइट? ओके, मेटेलिक कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं हम। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी अल्फा जो होता है वो उसको डिफाइन करते हैं ऐसे 1 ओवर रो डी रो बाई डी टी। हम एक रिलेशन को डिराइव करने जा रहे हैं, जैसे कि बिल्कुल क्लियर हो जाए, ट्रांसपेरेंट हो जाए कि रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है। मान लीजिए किसी भी मेटेलिक कंडक्टर, किसी मेटेलिक कंडक्टर का जो रेजिस्टिविटी है, टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं टी नॉट से कैपिटल टी, तो रेजिस्टिविटी चेंज हो रही है रो नॉट से रो। फाइन, तो इस रिलेशन में dt को मैं यहाँ पर ले आऊँ,
लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, तो ये रिलेशन मेरा बन गया। तो मैं लिमिट्स लगा दूं कि टी नॉट पर तो रो नॉट है और कैपिटल टी पर इसकी रेजिस्टिविटी हो गई है रो। फाइन। अब डी टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो कैपिटल टी आएगा। ये लिमिट्स रख दिया हमने, टी बाई टी नॉट एज इट इज। 1/रो का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ई रो। फाइन। 1/x का log x होता है। लिमिट्स रख देते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर। फाइन। ये टेम्परेचर डिफरेंस हो गया, log m माइनस log n, log m बाई log n, राइट। ये बस साइड चेंज कर दिया यहाँ पर। रो और रो नॉट क्या हो जाएगा, ई रेज टू पावर अल्फा डेल्टा टी। तो मेरे पास रो का रिलेशन आ गया है, रो इक्वल टू रो नॉट ई रेज टू पावर अल्फा डेल्टा टी। तो हमें क्लियर हो गया मेटल के कंडक्टर के केस में टेम्परेचर को यदि मैंने चेंज किया तो उस केस में जो रेजिस्टिविटी है एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर इंक्रीज किया तो एक्सपोनेंशियली रो इंक्रीज होगा टेम्परेचर के साथ साथ। क्लियर ये वाली बात, ये रिलेशन हमारे पास आ गया। लेकिन अगर ये रेंज, टेम्परेचर रेंज ज़्यादा नहीं है, लिमिटेड रेंज ऑफ टेम्परेचर की बात करते हैं, ये ज़्यादा नहीं है, उस केस में ये ई रेज टू पावर अल्फा डेल्टा टी का जो एक्सपेंशन होता है अप्रॉक्स 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी हो जाता है। तो वेरिएशन फिर लीनियर हो जाता है। ऐसा क्यों, इसका लॉजिक दें, थोड़ा मैथमेटिक्स है। एक्सपेंशन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस सो ऑन, ऐसे चलता हुआ चला जाता है। यदि आपका ये x स्मॉल हो, यदि x स्मॉल हो 1 के कंपेयर में, तो हायर पावर ऑफ x नेग्लिजिबल हो गया, तो e रेज टू पावर x 1 प्लस एक्स रह गया। तो e रेज टू पावर अल्फा डेल्टा डी क्या हो गया, 1 प्लस एक्स जैसा। क्लियर है सभी को ये। अभी तक हमने एक मैथमेटिकल वेरिएशन देखा कंडक्टर के लिए। अब हम वेरियस मटेरियल के लिए बात कर लेते हैं। कंडक्टर के लिए था रो इक्वल टू रो नोट ई रेज टू पावर अल्फा डेल्टा टी। ध्यान रहे एक्सपोनेंशियल वेरिएशन है। तो यहाँ हम वेरिएशन देखना चाह रहे हैं एक लॉन्ग रेंज के लिए, तो हम प्रॉपर फॉर्मूला यूज करेंगे एक्सपोनेंशियल वेरिएशन का, कि इनिशियल टेम्परेचर टी नॉट पर रो नॉट है आपका, टी नॉट पर रो नॉट है, फिर एक्सपोनेंशियली जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे एक्सपोनेंशियली बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक बात है। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी जिसे हम अल्फा कहते हैं पॉजिटिव होता, पॉजिटिव होगा जब भी तो बढ़ेगा, यस। इसलिए रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो रही है टेम्परेचर के साथ। मेटेलिक कंडक्टर जैसे कि कॉपर जैसे कंडक्टर हैं, उनके लिए हम क्या कहेंगे, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी बढ़ेगा। लेकिन किस वे में बढ़ेगा, ये वेरिएशन कहलाता है एक्सपोनेंशियल। ई का मतलब क्या है यहाँ पर, एक्सपोनेंशियल। फाइन। कुछ एप्लीकेशंस जैसे कि पोटेंशियोमीटर वायर, वहां पर हमें एक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस चाहिए, एक ऐसा रेजिस्टेंस चाहिए होता है कि टेम्परेचर के साथ में रेजिस्टेंस चेंज ना हो, राइट। तो हम कुछ अलॉय बनाते हैं कंडक्टर से, जैसे कि नाइक्रोम, निकल आयरन एंड क्रोमियम का एक अलॉय है, इस जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी होता तो है लेकिन वो नेग्लिजिबल होता है। नेग्लिजिबल है तो वेरिएशन भी नहीं होगा। ऐसे ही दूसरे मटेरियल की बात करें तो मैग्नीन एंड कॉन्स्टेंटन होता है ना, सिमिलर प्रॉपर्टी के। तो वहां ये जो आपका वेरिएशन है ये ऑलमोस्ट लीनियर वेरिएशन की तरह से काम करता है, क्योंकि ये अल्फा, ये नेग्लिजिबल हो गया तो अल्फा डेल्टा टी नेग्लिजिबल हो गया, तो अभी हमने एक्सप्लेन किया था मैथमेटिकली। तो ये रो इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी की तरह से बिहेव करता है। तो अगर इसके लिए ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो एक लीनियर वेरिएशन आएगा, लेकिन आप देखिए इसका स्लोप भी ज़्यादा नहीं है क्योंकि ये अल्फा कम है आपका, ठीक है। तो होता क्या है, इनका रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी ज़्यादा चेंज नहीं होती है, शुड नॉट चेंज विद द टेम्परेचर, जैसे कि हम पोटेंशियोमीटर में चाहिए हमको, है ना। इन रेजिस्टेंस का जो रेजिस्टिविटी होती है वो टेम्परेचर के साथ कोई खास चेंज नहीं होती, होती है तो लीनियरली चेंज होती है। क्लियर है ये वाली बात। सुपर कंडक्टर्स भी कंडक्टर जैसे मटेरियल से बनाए जाते हैं। वो क्या होते हैं, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनका की कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी लो टेम्परेचर बोले तो वेरी लो टेम्परेचर,
वो एग्जैक्टली जीरो हो जाती है रेजिस्टिविटी। देखिए इसको ग्राफ से एक्सप्लेन करते हैं। इस रेंज में आप देखिए ये रो नॉट की वैल्यू इनिशियली जो है वो जीरो बनी हुई है। कब तक? टीसी टेम्परेचर तक। टीसी क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है बेसिकली। जैसे एग्जांपल दें किन से सुपर कंडक्टर बनाते हैं, जैसे मरकरी 4.2 केल्विन। केल्विन कोई ज़्यादा नहीं होता है ना। 4.2 थोड़ा सा आइडिया दें, आइडिया पड़ेगा। 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के बराबर होता है, यानी हम जीरो से भी नीचे टेम्परेचर पर बात कर रहे हैं यहाँ पर। फाइन। तो उस इतने लो टेम्परेचर पे बात करें यदि हम, तो उस पर इनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है? ऑलमोस्ट जीरो। रेजिस्टिविटी जीरो, रेजिस्टेंस जीरो, तो कंडक्टिविटी इनफिनाइट जैसी चीज हो गई। तो ये सुपर कंडक्टर कहलाते हैं। ऐसा ही लेड के साथ होता है 7.2 तक। ये क्रिटिकल टेम्परेचर की रेंज है। इसको डिफाइन करें, कैसे करते हैं? मैक्सिमम टेम्परेचर, ये मैक्सिमम टेम्परेचर अप टू विच रेजिस्टिविटी रिमेन जीरो, तो ये कहलाता है क्रिटिकल टेम्परेचर। और इस रेंज में हमारे मटेरियल कैसे बिहेव करते हैं? एज ए सुपर कंडक्टर। फाइन। क्रिटिकल टेम्परेचर नेचर ऑफ द मेटेरियल पर डिपेंड करता है। आप देख लीजिए मरकरी के लिए अलग है, लेड के लिए अलग है ना। कॉपर से बनाएंगे तो उसके लिए कुछ अलग होगा। फाइन। नेक्स्ट सेमीकंडक्टर्स के लिए बात करें। सेमीकंडक्टर के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी अल्फा को हम नेगेटिव कह सकते हैं। नेगेटिव होता है। क्यों नेगेटिव होता है? टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिविटी बढ़ती है तो रेजिस्टिविटी कम होती है। रेजिस्टिविटी कम कब होगी? जब अल्फा की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव, है ना। टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है? इनकी रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है। इसलिए ध्यान रहे इनके लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होता है? नेगेटिव। तो देखिए टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, कंडक्टिविटी बढ़ती है तो रेजिस्टिविटी कम होती हुई जाती है। टेम्परेचर बढ़ रहा है, रेजिस्टिविटी। रूम टेम्परेचर पर तो ऑलमोस्ट ये इंसुलेटर की तरह से बिहेव करता है, यानी कि रेजिस्टिविटी इनफिनाइट होती है। इन्फिनिटी से आ रहा है एक। रूम टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर बिहेविंग लाइक द इंसुलेटर, तो हम कह सकते हैं रूम टेम्परेचर तक तो इनफिनाइट होती है इनकी रेजिस्टिविटी। उसके बाद रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने पर कम होती हुई चली जाती है। फाइन। अब रेजिस्टिविटी जान ली, तो एग्जैक्टली रेजिस्टेंस पर आ जाते हैं कि टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस मेटेलिक कंडक्टर के लिए कैसा होता है। मान लीजिए कोई मेटेलिक कंडक्टर आपके पास है, टेम्परेचर टी नॉट से टी तक वेरी कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है आर नॉट से आर के बीच में। फाइन। तो हम लिख सकते हैं उसी तरीके से रिलेशन से, है ना। आर इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा आर। अल्फा आर रेजिस्टेंस का हो गया, है ना। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कहलाएगा ये, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। फाइन। अब टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को ही डिफाइन कर रहे हैं, न्यूमेरिकल में कैसे काम में लेंगे। मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस आर नॉट है, ओके, और टेम्परेचर θ1 पर R1 हो गया है, θ2 पर R2। तो हम यहाँ दो रिलेशन लिखने जा रहे हैं। θ1 टेम्परेचर पर R1 इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा θ1। एक कॉपी और पेन लेके बैठे और साथ ही साथ डील करते रहें। कोई रिलेशन समझ में नहीं आया, कैसे नहीं आया, तो पीछे बैक कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए। R2 आर नॉट 1 प्लस अल्फा θ2 लिख सकते हैं। अगर इनका रेशियो ले लें तो आर नॉट से आर नॉट कैंसिल हो जाएगा, ठीक बात है ना। क्रॉस मल्टीप्लाइंग करिए, आप खुद करके देखिए कॉपी में, जब चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाइंग करें, है ना। R2 अल्फा θ1 R1 से मल्टीप्लाई करें तो ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। R1 को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाइए और ये वाली टर्म ले जाइए राइट हैंड साइड में, तो ऐसा लिख सकते हैं हम। यहाँ से अल्फा कॉमन आ जाएगा, ठीक बात है। तो अल्फा हमारे पास आ गया R2 माइनस R1, R1 θ2 माइनस R2 θ1। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर दो अल्फा हमारे पास आ गया, एक तो रेजिस्टिविटी में, एक रेजिस्टेंस में। इनमें क्या रिलेशन होता है? इनमें रिलेशन होता है, देखिए एक और अल्फा, अल्फा आर इक्वल टू अल्फा रो माइनस अल्फा। व्हाट इज दिस अल्फा? 11th में आपने पढ़ा होगा लीनियर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द मटेरियल। वायर है, कंडक्टर है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लेंथ भी तो बढ़ती है। क्या ये रिलेशन देखा था? एल इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा। इस अल्फा की बात हो रही है, इस अल्फा पे भी डिपेंड करती है बात। लेकिन
ये जो अल्फा रो होता है ये न्यूमेरिकली अल्फा से बहुत बड़ा होता है, तो जनरली इसको हम डील नहीं करते हैं एग्जैक्टली। तो ये रिलेशन होता है, मान लो ये 10,000 है और ये 1 है, तो ये 1 तो नेग्लिजिबल हो गया ना 10,000 के कंपेयर में, ऐसी सिचुएशन होती है। तो इसलिए हम इन दोनों को इक्वल मान लेते हैं और फिर हमारे इस चैप्टर के रिलेशन में इन दोनों को अल्फा बोल देते हैं, अदरवाइज दिस इज द एक्यूरेट रिलेशन। ये क्लियर है सभी को? चलिए इस पर क्वेश्चंस देख लेते हैं कि इस पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है। रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर एट 10 डिग्री सेल्सियस एंड 30 डिग्री सेल्सियस, 2 ओम एंड 3 ओम है। JEE 2021 का एक क्वेश्चन है। तो यहाँ अल्फा की वैल्यू हमें क्वेश्चन में चाहिए। R1 को हम ऐसा लिख सकते हैं R0 1 प्लस अल्फा थीटा 1। तो R1 कितना हमारे पास 2 ओम, कब? जब थीटा 1 कितना है 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड रेजिस्टेंस के लिए, सेकंड रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास 3 ओम, कब? 30 डिग्री सेल्सियस पर। डिवाइड कर दीजिए सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट का, तो R0 से R0 कैंसिल हो जाएगा। कैसे सॉल्व कर रहे हैं देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाइंग कीजिए, क्या ये आ जाएगा? करके देखिए, कॉपी पेन लेकर बैठा आपने, है ना? ओके, सॉल्व कीजिए। 2 को ले जाइए लेफ्ट में, 30 अल्फा को ले जाइए राइट हैंड साइड के अंदर, तो ये आ गया 1 इक्वल टू 30 अल्फा। तो व्हाट अल्फा कम्स आउट टू बी, अल्फा इज 1/30, यूनिट क्या होती है? डिग्री सेल्सियस इनवर्स। तो जेई का ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे डील किया आपने? आप ऑप्शन डिपेंडेंट होता है, एमसीक्यू क्वेश्चन आता है कि अगर 1/30 नहीं है तो आप डिवाइड करके देखिए, अप्रॉक्सीमेटली ऐसा कुछ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर अल्फा 0.00125 डिग्री सेल्सियस इनवर्स है, 20 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस है 2 ओम। तो हमें बताना है टेम्परेचर बताइए जबकि रेजिस्टेंस 4 ओम हो जाए। रेजिस्टेंस का वेरिएशन ऐसे होता है, तो फर्स्ट टेम्परेचर पर R1 की वैल्यू हम ऐसा लिख सकते हैं, वैल्यू रख देते हैं 2 ओम है 20 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन बनाते हैं अपन। R2 कितना है? 4 ओम। अब ये टेम्परेचर फाइंड करना है, थीटा 2 को कह दिया हमने थीटा। ये सेकंड इक्वेशन है फर्स्ट, सेकंड में फर्स्ट का डिवाइड कर दें तो R0 कैंसिल हो गया आपका। ये डिवाइड करेंगे 2 का 4 में तो 2 आ गया है, तो क्रॉस मल्टीप्लाइंग कर लीजिए। अब करके देखिए क्या ये आ रहा है, फाइन। सॉल्व कीजिए इसको, 40 इधर चला जाएगा तो अल्फा कॉमन ले लेंगे हम, चेक करके देखिए। तो थीटा माइनस 40 की वैल्यू हो गई, ये 1 हो गया ना, 1/अल्फा, और अल्फा ये है हमारे पास में 10⁵ का मतलब ये डिवाइडेड बाई 125, ये 800। तो थीटा हमारे पास कितना आ जाएगा, 40 प्लस करते ही 840 डिग्री सेल्सियस। 840 डिग्री सेल्सियस पर इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 ओम। अब एक इंटरेस्टिंग बात है, ध्यान रखिएगा, ये मिस्टेक करते हैं। इसी क्वेश्चन को हम दोबारा लेने जा रहे हैं और देखिए जनरली कैसे किया जाता है। एक मिस्टेक पर हम ध्यान दिलाने जा रहे हैं, मिसकॉन्सेप्शंस पर। सीधे ही ये रिलेशन ले लिया जाता है, R2 इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा थीटा 2 माइनस थीटा 1। इसमें क्या मिस्टेक है वो देखिए जरा। R2 कितना 4 ओम, R1 कितना है आपका 2 ओम, थीटा फाइंड करना है सेकंड, और फर्स्ट है 20। इसको सॉल्व करते हैं एक बार। ये 2 से कट किया तो 2 आ गया हमारे पास में ये। तो अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, पर ये 1 इधर जाएगा तो 1 रह गया है, अल्फा थीटा माइनस 20 दिस इज, और ये वैल्यू हमारे पास में इस तरीके से 800 आ रही थी। तो यहाँ टेम्परेचर आया 820, लेकिन अभी हमने देखा कि इसका आंसर कितना था 840, तो आंसर गलत आया ना। तो ये नहीं करेंगे, एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, ये रिलेशन हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देता है, करेक्ट वैल्यू नहीं देता है। ये ऑलमोस्ट इक्वल, ऑफ कोर्स नॉट इक्वल देगा, जबकि टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा नहीं हो। टेम्परेचर डिफरेंस कितना ज़्यादा आ रहा है देखिए, 840 और 20 के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ गया है आपका। तो इसमें ये रिलेशन आपका काम करेगा नहीं, आप एक्यूरेटली ही चलें जैसे कि हमने पहले करके दिखाया क्वेश्चन को, ध्यान रहे। कि आपको करना क्या है, हमेशा रिलेशन R इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा थीटा से स्टार्ट करें, R0 से ही स्टार्ट करें, क्लियर? नहीं तो आंसर आपका गलत आने वाला है। अप्रॉक्सीमेटली कई बार आ जाएगा तो हमें लग रहा है चल रहा है काम, लेकिन दैट्स नॉट करेक्ट। अब कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर की बात कर लें। एग्जैक्टली जो रेजिस्टेंस होते हैं हमारे सर्किट में वो कंडक्टर्स के नहीं बने होते हैं, कॉपर वगैरह के नहीं होते हैं, कार्बन के बने होते हैं। उनमें कुछ कलर्स की रिंग्स होती हैं।
तो इन रिंग के जो कलर्स होते हैं उसके हिसाब से इनका रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई किया जाता है। कैसे? इसमें 4 रिंग्स होती हैं जनरल। फर्स्ट 2 रिंग्स होती है, वो फर्स्ट 2 सिग्निफिकेंट फिगर देता है रेजिस्टेंस का। जैसे 12 है तो 1 और 2 ए और बी से पता लगेगा। सी होता है डेसिमल में मल्टीप्लायर 10 की पावर में। और लास्ट रिंग देता है टॉलरेंस इन परसेंटेज, क्या आपकी एरर हो सकती है उसके बारे में बताता है। ये मतलब है यहाँ फर्स्ट 2 रिंग ए बी इंटू थर्ड रिंग रहेगा 10^c प्लस माइनस में ये डी वाला कलर देगा परसेंटेज में, फिर ओम निकलेगा इसका रेजिस्टेंस। तो चलिए अब कैसे निकालते हैं वो बात करेंगे। इसके लिए एक मेमोरी टाइप रिजल्ट याद रख लें। बीबी रॉय ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन हैज ए वेरी गुड वाइफ। अभी कलर्स हैं ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे एंड व्हाइट। ये नंबर कोड्स की बात हो रही है। ब्लैक के लिए 0 है, ब्राउन के लिए 1, इसी तरीके से बाकी के लिए। लास्ट जो रिंग होती है उसमें जनरली गोल्ड, सिल्वर या फिर कोई कलर नहीं होता है, तो परसेंटेज टॉलरेंस देता है इतना। एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे बात क्लियर हो जाए। मान लीजिए आपके पास ये कलर दे रखे हैं, राइट। अब देखिए बी ब्राउन से रिलेटेड 1 आ गया। बी फॉर वायलेट, वायलेट के लिए कितना है 7, तो 7 लिख दिया मल्टीप्लाई। ये बी ब्लैक आ गया 0, तो 10^0। ये लास्ट की रिंग देता है प्लस माइनस में परसेंटेज टॉलरेंस, तो ये गोल्ड है तो गोल्ड के लिए कितना है 5%, तो 5%। तो ये रेजिस्टेंस हमारा ये कहलाएगा 17 प्लस माइनस 5% ओम। फाइन। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं ग्रीन, रेड एंड ब्लू। तो ग्रीन के लिए देखिए कितना है, ग्रीन के लिए है 5, रेड के लिए बात कर लें तो 2, ओके, मल्टीप्लाई बाई ब्लू के लिए देखिए कितना है भाई, ब्लू के लिए 6, तो 10^6 प्लस माइनस टॉलरेंस सिल्वर कलर से आएगा मेरे पास 10%, राइट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं ब्राउन, वायलेट एंड ब्लैक। ब्राउन के लिए कितना है 1, वायलेट के लिए कितना है भाई 7, ब्लैक के लिए कितना है 0, 10^0 हो गया है, और लास्ट में कोई कलर नहीं है तो 20% कहलाएगा इस केस में, राइट। तो ये क्या कहलाएगा 17 प्लस माइनस 20% ओम। क्लियर। एक और तरीका होता है, वो इस तरीके के कंडक्टर्स होते हैं जिसमें बॉडी कलर अलग होता है, एंड्स के कलर अलग होते हैं, एक स्पॉट होता है और एक रिंग होती है। तो कलर ऑफ द बॉडी जैसे येलो कलर है वो फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर देता है। कलर ऑफ द एंड जैसे ये रेड दे रखे हैं आपको, वो सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर देता है। कलर ऑफ द डॉट, ये डॉट नजर आ रहा है आपको, वो डेसिमल में मल्टीप्लायर देगा। अब रह गया आपका रिंग, रिंग देगा टॉलरेंस, रिंग देगा टॉलरेंस। एग्जांपल ले लेते हैं जैसे बात क्लियर हो जाए। आपको मेमोरी में यही रखना है सेंटेंस। जैसे एग्जांपल लिया मैंने कि मेरे पास में बॉडी कलर येलो है, एंड का रेड है, डॉट है ब्लू और ये गोल्ड रिंग है। यानी अब ये ऑर्डर है मेरे पास येलो, रेड, ब्लू एंड गोल्ड। तो रेजिस्टेंस देखिए येलो के लिए कितना है 4, रेड के लिए कितना है भाई 2, 42 हो गया मल्टीप्लाई में। ब्लू के लिए कितना है ब्लू 6, 10^6 प्लस माइनस टॉलरेंस मिलता है रिंग से जो कि गोल्ड की है, तो 5%, राइट। हमने इस थर्ड चैप्टर में वेरी फर्स्ट लेक्चर लिया था इलेक्ट्रिक करंट, सेकंड आज लिया है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, थर्ड लेक्चर हम लेने जाएंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स का। तो बने रहिए हमारे साथ में। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।